नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे महादेवी वर्मा के गद्य साहित्य की विशेषताएं। तो आइए इनके बारे में जानते हैं। देखिए, अगर सबसे पहले हमें लेखिका के बारे में जान लेना ज़रूरी है तो यहाँ पर हम देखें कि महादेवी वर्मा का जो जन्म है वो कब हुआ है। 1907 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ? उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद शहर में हुआ है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई? इंदौर में। 1916 ईस्वी में विवाह के कारण इनकी शिक्षा कुछ समय के लिए बाधित हुई, परंतु 1919 ईस्वी में उन्होंने पुनः क्रासवेट कॉलेज प्रयाग से अपनी पढ़ाई प्रारंभ की तथा 1933 ईस्वी में प्रयाग विश्वविद्यालय से ही संस्कृत विषय में एमए करके ये प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रधानाचार्य भी नियुक्त हुई। तो ये आप ज़रूर ध्यान में रखें कि वो कहाँ की प्रधानाचार्य बनी थी? प्रयाग की ही महिला विद्यापीठ की प्रधानाचार्य बनी थी। तब से वहीं पर ये कार्य करती रहीं। बाद में ये लंबे अरसे तक प्रयाग महिला विद्यापीठ की कुलपति भी रही। बचपन में अपनी सखी सुभद्रा कुमारी चौहान, जो इनसे कुछ बड़ी थी, की प्रेरणा पाकर इन्होंने लेखन कार्य आरंभ किया। वो लेखन कार्य मृत्यु पर्यंत अनवरत रूप से चलता रहा, यानी जारी रहा। मृत्यु तक ये लेखन कार्य करती रही। किससे प्रेरित होकर इन्होंने लेखन कार्य शुरू किया था? अपनी सखी या सहेली सुभद्रा कुमारी चौहान जी से प्रेरित होकर। इन्होंने हिंदी साहित्य के कई दौर देखे। ये छायावादी काव्य के 4 प्रमुख आधार स्तंभों में से एक के रूप में जानी जाती है। इन्होंने अपनी कविताओं में दर्द और पीड़ा की अभिव्यक्ति की। इसके कारण इन्हें आधुनिक मीरा भी कहा जाता है। आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? तो वो महादेवी वर्मा को कहा जाता है। ये आप ज़रूर ध्यान में रखें। इनका निधन 1987 ईस्वी में हुआ। अब क्योंकि हमें गद्य साहित्य की विशेषताएं जाननी है तो पहले इनकी गद्य रचनाओं के बारे में थोड़ा सा जान ले। इनका गद्य साहित्य में देखें तो सबसे महत्वपूर्ण है इनके जो रेखा चित्र है उसमें अतीत के चलचित्र 1941 में जो लिखा गया और स्मृति की रेखाएं 1943 ईस्वी इसका रचना काल है। दूसरे जो इन्होंने संस्मरण लिखे, संस्मरण में प्रमुख क्या है? पथ के साथी और मेरा परिवार तथा संस्मरण लिखे। संस्मरण नाम से जो रचना प्रकाशित हुई वो 1983 में हुई। चुने हुए भाषणों का संकलन किस नाम से प्रकाशित हुआ? संभाषण नाम से प्रकाशित हुआ 1974 में। निबंधों की अगर बात करें तो इनके प्रमुख निबंध है संग्रह है श्रृंखला की कड़ियाँ, विवेचनात्मक गद्य, साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध 1962, संकल्पिता 1969 ईस्वी। ललित निबंध में देखें तो सबसे महत्वपूर्ण है शरणदा, जो कि 1956 में प्रकाशित हुआ। कहानियाँ गिल्लू इनकी बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। इसके साथ अनेक अन्य कहानियाँ भी लिखी, लेकिन गिल्लू जो कहानी है वो काफ़ी प्रसिद्ध है। वैसे उपन्यास कहानी में इनका कोई विशेष साहित्य नहीं मिलता, परंतु जो लिखा वो बहुत ही मन को छूने वाला इन्होंने लिखा। संस्मरण, रेखाचित्र और निबंधों का संग्रह वो किस नाम से है? हिमालय के नाम से 1963 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ। इसके साथ साथ वे अपने समय की लोकप्रिय पत्रिका का नाम क्या है? चांद तथा साहित्यकार मासिक की भी संपादक रही। चांद और साहित्यकार जो पत्रिका है वो कैसी पत्रिका थी? मासिक पत्रिका थी, जिनका संपादन कार्य महादेवी जी ने किया। हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने प्रयाग में साहित्यकार संसद और रंगवाणी नाट्य संस्था की भी स्थापना की। तो ये उनका जो है वो गद्य साहित्य है। इसी पर आधारित इनकी विशेषताओं को हम जानेंगे। तो यहाँ पर जो सबसे पहली विशेषता है वो क्या है? समाज का यथार्थ चित्रण। महादेवी वर्मा जी ने अपने गद्य साहित्य में समकालीन समाज का यथार्थ चित्रण किया है। समाज के यथार्थ चित्रण के अंतर्गत उन्होंने समाज के सुख दुख, गरीबी, शोषण आदि का यथार्थ वर्णन किया। इनके रेखाचित्रों एवं संस्मरणों में समाज में फैली हुई गरीबी, कुरीतियों, जाति पांति, भेदभाव, धर्म, संप्रदाय आदि की विसंगतियों का यथार्थ के धरातल पर अंकन हुआ है। वे एक समाज सेवी लेखिका थी। वे आजीवन साहित्य सेवा के साथ साथ समाज का उद्धार करने में लगी रही। तो इस तरह से उनकी जो गद्य साहित्य की रचनाएं हैं या उनका गद्य साहित्य है उसमें समाज का यथार्थ चित्रण देखने को मिलता है। दूसरा जो पॉइंट है वो क्या है? निम्न वर्ग के प्रति सहानुभूति। महादेवी वर्मा जी के जीवन पर महात्मा बुद्ध, स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामतीर्थ आदि के विचारों का गहरा प्रभाव था, जिसके कारण उनकी निम्न वर्ग के प्रति गहरी सहानुभूति रही। उनके गद्य साहित्य में समाज के पिछड़े वर्ग के अत्यंत मार्मिक चित्र चित्रित हैं या दिखाई देते हैं। उन्होंने समाज के उच्च वर्ग द्वारा उपेक्षित कहे जाने वाले लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है।
यही कारण है कि उन्होंने अपने गद्य साहित्य में अधिकांश पात्र निम्न वर्ग से ग्रहण किए हैं। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि उनका जब हम गद्य साहित्य का अध्ययन करते हैं तो ये सभी जो विशेषताएं हैं वो देखने को मिलती है। अगला हम पॉइंट बनाएंगे मानवेतर प्राणियों के प्रति प्रेम भावना। महादेवी जी केवल मनुष्यों से ही प्रेम नहीं करती, यानी जो मानव से इतर है उन प्राणियों से भी प्रेम करती है। मानवेतर प्राणी जो मानव से इतर हैं यानी अलग हैं। उन्होंने अपने घर में कुत्ते, बिल्ली, गायें, नेवला आदि को पाला हुआ था। इनके रेखा चित्रों और संस्मरणों में इन मानवेतर प्राणियों के प्रति इनका गहरा प्रेम और संवेदना संकृत होता है, दिखाई देता है। जैसे उनका मुख इतना छोटा था कि उसमें शीशी का निप्पल समाता ही नहीं था। उस पर उसे पीना भी नहीं आता था। फिर धीरे धीरे उसे पीना ही नहीं दूध की बोतल पहचानना भी आ गया। आंगन में कूदते फांदते हुए भी भक्तिन को बोतल साफ करते देखकर वह दौड़ आती है और तुरंत चकित आंखों से उसे ऐसे देखने लगती है मानो वह कोई सजीव मित्र हो। किसके बारे में है? जो उनके घर में उन्होंने पशु पाल रखे थे, उनके बारे में ये बात कही है उन्होंने अपने संस्मरण में। समाज सुधार की भावना। लेखिका समाज भावना से ओतप्रोत महिला थी। उनके जीवन पर बुद्ध, विवेकानंद आदि विचारकों का प्रभाव पड़ा, जिसके कारण उनकी वृत्ति समाज सेवा की ओर उन्मुख हो गई। उन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से समाज में फैली हुई कुरीतियों, विसंगतियों, विडंबनाओं आदि को उखाड़ने में भरपूर प्रयास किए। इन्होंने अपने गद्य साहित्य में नारी शिक्षा का भरपूर समर्थन किया है तथा नारी का शोषण, बाल विवाह आदि का विरोध किया। उनके समाज सुधार संबंधी विचार प्रायः उनके संस्मरणों में बिखरे पड़े हैं। तो पॉइंट क्या बनाएंगे? समाज सुधार की। इससे पहले भी हमने एक इस पे पॉइंट बनाया था जिसमें समाज का यथार्थ चित्रण है। वहाँ पर समाज को जैसा देखा वैसा चित्रित किया, और यहाँ इस पॉइंट में आप बताएंगे कि कैसे उनके जो भाव हैं वो उच्च श्रेणी के विचार थे। क्यों? क्योंकि वो उन पर भगवान बुद्ध के विचारों का प्रभाव है, स्वामी विवेकानंद के विचारों का प्रभाव है। इसीलिए उनके जो गद्य साहित्य है उसमें समाज को सुधारने की ओर उनकी जो प्रवृत्ति है वो देखी जा सकती है। अगला पॉइंट बनाएंगे वात्सल्य भावना का चित्रण। लेखिका का गद्य साहित्य में वात्सल्य भावना का अनूठा चित्र हुआ है या चित्रण हुआ है। उनको मानव ही नहीं मानवेतर प्राणियों से भी वत्सल प्रेम था। वे अपने घर में पाले हुए कुत्ते, बिल्लियों, नेवला, गायें आदि प्राणियों को एक माँ की सेवा करती। यही सेवा भावना उनके रेखा चित्र और संस्मरणों में भी अभिव्यक्त हुए हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। इन प्राणियों की एक माँ के समान वो सेवा करती है और यही सेवा भावना उनके रचनाओं में देखी जा सकती है। इसी भाव के कारण हिरनी की मृत्यु की घटना के बाद उन्होंने फिर कभी किसी अन्य हिरन हिरनी को न पालने का निश्चय किया था। इसी प्रकार से गिल्लू गिलहरी का जो बच्चा था उनको जब छोटा सा मिला, जो कि कौओं ने उसे बहुत जख्मी किया था, तो उसे भी एक बच्चे की तरह उन्होंने प्यार किया, प्रेम किया, उसे पाला, बड़ा किया, और अंत में वो जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो वो बहुत दुखी होती है और उसे अपने ही घर में एक सोन जूही की बेल की जड़ों में उसे दफना देती है। तो इस तरह से हमें देखने को मिलता है कि जो उनके भीतर वात्सल्य का भाव है वो प्राणियों के प्रति कितना गहरा है। भावुकता और आध्यात्मिकता। उनके गद्य में भावनाएं होती तो हैं पर वे अतिशय भावुक नहीं है बल्कि संयत और आध्यात्मिक हैं। अर्थात कहीं पर भी अब उन्होंने अपनी भावनाओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। बहुत ही संयम रूप से उन्होंने अपनी भावुकता और आध्यात्मिकता का चित्रण अपनी रचनाओं में किया है। जीवन, दुख, सुख, मृत्यु और अस्तित्व पर उनकी दृष्टि अत्यंत संवेदनशील और गहरी है। मार्मिकता और प्रभावोत्पादकता। अगला पॉइंट हम बनाएंगे। महादेवी का गद्य पाठक के मन पर गहरी छाप छोड़ता है। उनकी वर्णन शक्ति इतनी प्रभावशाली है कि साधारण अनुभव भी अत्यंत भावुक और महत्वपूर्ण बन जाते हैं। लास्ट पॉइंट किसका बनाएंगे? भाषा शैली का। महादेवी जी संस्कृत भाषा की परास्नातक तथा छायावाद की प्रमुख कवित्री थी। संस्कृत में उन्होंने एमए किया, ये हमने उनके जीवन परिचय में पढ़ा था। तो यहाँ पर क्या है, छायावाद की वो प्रमुख कवित्री थी। अतः उनकी भाषा प्राय तत्सम शब्दावली युक्त शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। इनकी भाषा में व्याकरणिक शुद्धता, सरलता, सरसता व धारा प्रवाह का अविराम गुण सर्वत्र मौजूद है। इनके काव्य में माधुर्य गुण की प्रमुखता है। तो गद्य में अगर देखें तो प्रसाद और माधुर्य दोनों
दोनों में ही इनका वाक्य विन्यास इनकी कुछ रचनाओं को छोड़कर प्राय काफ़ी दीर्घ है, यानी लंबा है, लेकिन वो गंभीर और रोचकता लिए हुए है। शैली की अगर बात करें तो शैली के दो रूप स्पष्ट है, एक तो विचारात्मक शैली और दूसरा कौन सा है, भावात्मक शैली। विचारात्मक गद्य में अगर देखें तो विचारात्मक गद्य में तर्क और विश्लेषण को प्रधानता दी है तथा भावात्मक गद्य में कल्पना और अलंकृत वर्णन को प्रधानता दी गई है। इनके गद्य में भी काव्यात्मकता के दर्शन होते हैं। इन्होंने विभिन्न आधुनिक बिंबों को अपने साहित्य में प्रस्तुत किया है। करुण रस इनके साहित्य का प्रधान रस है। तो निष्कर्ष रूप से हम कह सकते हैं कि उनके गद्य में या महादेवी वर्मा जी के गद्य में वैचारिक परिपक्वता इतनी थी कि वह आज भी प्रासंगिक है। समाज सुधार और नारी स्वतंत्रता से संबंधित उनके विचारों में दृढ़ता और विकास का अनुपम सामंजस्य मिलता है। सामाजिक जीवन की गहरी परतों को छूने वाली इनकी तीव्र दृष्टि, नारी जीवन के वैषम्य और शोषण को तीखेपन से आंकने वाली इतनी जागरूक प्रतिभा और निम्न वर्ग के प्रति निरीह, साधनहीन प्राणियों के अनूठे चित्र उन्होंने ही पहली बार हिंदी साहित्य को दिए हैं। तो इस तरह से अगर देखें तो उन्होंने केवल निम्न वर्ग ही नहीं बल्कि जो बहुत ही बेसहारा है, साधनहीन है, उन प्राणियों के भी उन्होंने अपने हिंदी साहित्य में जगह दी है, गद्य साहित्य में जगह दी है। तो इस प्रकार से उनका गद्य साहित्य अपने आप में विशेष स्थान रखता है हिंदी साहित्य में। तो उम्मीद करती हूँ कि महादेवी वर्मा जी के गद्य साहित्य से संबंधित ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।